कई बार बलवान व्यक्ति बुद्धिमानी के महत्व को नकार देता है, किंतु सच्चाई यह है कि बुद्धि द्वारा बड़े बड़े काम सफलतापूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं। अब यह पता लगाना ज़रूरी है कि वास्तव में बुद्धिमान है कौन। साथियों, नमस्कार। आमने सामने में आपका हृदय से, मन से और प्रण से स्वागत। कैसे हैं आप? कैसा है आपका हाल? अरे भाई, आज तो मैं सवेरे से हो गई हूँ दुखी, क्योंकि सिर पे, दिमाग में, मन में घूम रहा एक सवाल। सवाल ये है कि अक्ल बड़ी है या बल? क्योंकि हर चीज को, कुछ भी काम करो तो बल लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मन में सवाल उठ रहा है कि सबल सदा हावी होता है, सबल सदा हावी होता है, बल ही देता फल। फिर भी मन में शंका है, फिर भी मन में क्यों शंका है? अक्ल बड़ी या बल? फिर भी मन में क्यों शंका है? अक्ल बड़ी या बल? क्योंकि बल तो हमेशा जरूरी होता है। कुछ भी काम करो तो बल चाहिए। वो कविता भी ऐसी है कि खड़ी चीज को अगर चलाओ तब लगता है बल, और मोटर गाड़ी तेज भगाओ तब भी लगता है बल, और ऊपर चीज उठाना चाहो तब भी लगता बल, और खींचो और दबाना चाहो तब भी लगता बल। काम करो या धींगा मस्ती तब लगता है बल, और धक्का बुक्की या हो कुश्ती तब भी लगता बल। लेकिन बड़ा काम हो तो क्या बल से हो जाता है? बड़ा काम हो अक्ल लगाओ, बड़ा काम हो अक्ल लगाओ, चाहे कम हो बल, और अक्ल लगाकर सही बताओ, अक्ल बड़ी या बल? अक्ल लगाकर सही बताओ, अक्ल बड़ी या बल? तो भाई, कहानी एक इसी से जुड़ी हुई आपके सामने रखती हूं कि अक्ल बड़ी या बुद्धि से आगे कोई है कि नहीं है। तो अक्ल कितनी बड़ी है? अक्ल से क्या काम हो सकते हैं? असंभव भी संभव हो सकता है, कठिन काम भी सरल हो सकते हैं। तो एक कहानी आपको आज सुनाने जा रही हूं, यही कि अक्लमंदी का क्या फायदा होता है। सुन रहे हैं ना सब? बिल्कुल होकर मौन। तो कहानी है, बुद्धिमान कौन? तो कहानी में एक पात्र है, ननकू। उसका नाम ननकू इसलिए रखा गया कि वो अपने नाना के घर पैदा हुआ था। पहले ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे, नाम के लिए कोई ढूंढा ढाड़ी नहीं होती थी। नाना के घर पैदा हो गए तो ननकू हो गए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पैदा हो गए तो वार के हिसाब से नाम हो गए। तो ननकू के भी कौन थे? 3 बेटे थे, और तीनों बेटों का नाम क्या था? मंगलू, सोमू और बुद्धू। मंगलू बड़ा वाला था, जो मंगलवार को हुआ था, उसका नाम मंगलू था। सोमू बीच वाला था, जो सोमवार को हुआ, उसका नाम सोमू पड़ गया। और बुधवार के दिन जो हुआ, उसका नाम बुद्धि वल्लभ के बदले बुद्धू पड़ गया। और तीनों बच्चे जो हैं, कौन कौन? मंगलू, सोमू और बुद्धू मेहनत करते, अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करते, उसकी सहायता करते, स्कूल भी गए, पढ़ने भी जाते, और पढ़कर अच्छी अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करते थे। और तीनों बच्चे जो थे बहुत आज्ञाकारी थे, अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। और ननकू की जो पत्नी थी, यानी तीनों बेटे कौन कौन? मंगलू, सोमू और बुद्धू, इनकी माँ जो थी वो कौन थी? उसकी घरवाली का नाम था बिंदिया। ठीक है। तो बिंदिया जो है, उसका नाम बिंदिया क्योंकि वो अपने मायके में नाम रखा गया था, तो उसका नाम बिंदिया था। लेकिन ननकू के घर में नाम जो है वो विशेष दिनों के या विशेष जगहों की वजह से रखे गए थे। तो एक दिन ननकू और उसकी घरवाली अपने कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो ननकू ने कहा, अरे बिंदिया, ओ बिंदिया, क्या दिन दोपहरे आ रही है निदिया? तो बिंदिया जो है वो, उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैं तो दिन भर काम में कटती रहती हूँ और सारे घर का काम करती हूँ, ये मुझे निदिया का बहाना बना रहे हैं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अब
बिहाने बिहाने आज क्यों जो हो तुम मुझे लतिया रहे हो? क्यों मेरे साथ गुस्सा कर रहे हो? क्यों मुझे तुम भड़का रहे हो? क्यों मुझे नाराजगी करने के लिए कोशिश करा रहे हो कि मैं तुमसे नाराजगी दिखाऊं? ननकू ने कहा, अरे बिंदिया, नाराज क्यों होती हो? मैं तो ऐसे ही जरा मजाक कर रहा था। आज मुझे एक बुद्धिमानी की बात सूझी है। तो बिंदिया ने कहा, आज बुद्धिमानी की बात सूझी है और हमें जो दिन भर तुम बुरा भला कहते रहते हो, ऊंच नीच कहते रहते हो, बच्चों के सामने हमारी इज्जत नहीं रह जाती और तुम बुद्धिमानी की बात करोगे? समझाते 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 पूरी उम्र निकल गई, लेकिन बुद्धिमानी तो तुम्हें आई नहीं। आज कौन सी नई बुद्धिमानी की बात आ गई? तो ननकू ने हंसकर कहा, अरे बिंदिया, तुम बात तो समझो। हमारे मन में क्या बात आई है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मेरे 3 बेटों में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये पता लगाना चाहता हूं कि मंगलू, सोमू और बुद्धू में तीनों में सबसे ज्यादा बुद्धि किसकी है। तो बिंदिया ने कहा, ये भी कोई बात है? अपना जो बड़ा वाला है, बड़का मंगलू सबसे अच्छा है, सबसे होशियार है, सबसे बुद्धिमान है। इसमें क्या परीक्षा की बात है? अब परीक्षा देने की कोई उम्र है उन बच्चों की? लेकिन ननकू ने फिर हंसकर कहा कि अरे भाई, देखने तो दो, मैं देखना चाहता हूं कि इन तीनों में सबसे अधिक बुद्धि किसकी है। बुलाओ बुलाओ, जरा तीनों को बुलाओ तो सही। और तीनों बेटों को बुलाया गया और तीनों को ननकू ने कहा, 100 का एक एक नोट तीनों को पकड़ाया और कहा कि देखो बेटा, आज हम ये जानना चाहते हैं कि तुम तीनों में से सबसे बढ़िया काम कौन करेगा, सबसे अक्लमंदी का काम कौन करेगा और सबसे बुद्धिमानी कौन दिखाएगा। तो ये 100 रुपया है ना, ये 100 रुपया में कुछ ऐसी चीज ले आओ कि पूरा कमरा भर जाए। बिंदिया ने सिर पीट लिया, कैसा जमाना आ गया, महंगाई बढ़ गई, 100 रुपया में कोई चीज आती है जिससे कमरा भर जाए? आप भी क्या मंगलू के बाबा, कुछ तो सोचा करो। आप तो बुद्धू के बाबा बन गए, बुद्धू बनने की बात कर रहे हो। तो ननकू ने कहा, देखो, किसी को नाम से कम मत आंको। बुधवार के दिन पैदा होने वाला बच्चा भी बहुत बुद्धिमान होता है, मंगलवार का भी बुद्धिमान हो सकता है, सोमवार का भी बुद्धिमान हो सकता है। मुझे परीक्षा तो लेने दो। तो क्या हुआ कि बिंदिया ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, ले लो परीक्षा, ले लो परीक्षा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन भैया इन बच्चों को ज्यादा बोझ मत डालना। बेचारे पढ़ाई से थके रहते हैं, काम से थके रहते हैं, हर वक्त इन पे बोझ मत डाला करो। तो ननकू ने हंसकर कहा, अरे कोई बोझ की बात नहीं है, थोड़ा मखौल हो रहा है, थोड़ा मजाक हो रहा है, थोड़ा हंसी मजाक है। देखे तो सही, आखिर तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन है। ठीक है कहकर बिंदिया मान गई। तीनों ने 100 रुपए का नोट लिया और तीनों सोचने लगे कि क्या चीज लाई जाए, क्या चीज लाए कि कमरा पूरा भर जाए। अब तीनों एक एक दिशा में चले गए और तब तक थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि रुई के गट्ठर भरे हुए लेकर लदा फदा कोई आ रहा था और उसने आते ही कमरे में रुई गिरानी शुरू कर दी। यहां से बिंदिया चिल्लाई, ओ कौन है कौन है कौन है भाई, कौन आ गया गरमा। तो उसके बाद उसमें से मुंह निकालकर, कौन था? मंगलू था। मंगलू ने कहा, अम्मा हम हैं, हम देखो रुई लेकर आए हैं, रुई बिछा देंगे कमरा में, पूरा कमरा भर जाएगा। और तो और दुनिया को बुला लेंगे, धुन देगा और कमरे में भर जाएगी रुई। तो कमरा जो है पूरा का पूरा भर जाएगा कि नहीं रुई से। तो ननकू ने ये देखा तो हंसता हुआ आया, उसने कहा, बेटा रुई तो आप ले आए, लेकिन रुई से कमरा नहीं भरेगा, क्योंकि रुई का गट्ठर तो जो है वो आप कितना भी ले आओगे, 100 रुपए में कितनी रुई आएगी, और उस रुई से आपका कमरा कभी भर नहीं सकता। मंगलू ने भी देखा और उसने कहा, हाँ कमरा तो पूरा भरा ही नहीं, कमरा तो खाली है। मेरी जो तरकीब थी वो तो काम ही नहीं आई, मैं तो पीछे रह गया। इधर जो बीच वाला था, कौन? सोमू ने सोचा कि अरे मैं क्या करता हूं कि मैं अगर कमरे में पूरा पानी से लबालब भर दूं, कमरा भर जाएगा, और मैं बस 50 रुपए का एक पाइप लेके आता हूं, बाहर के नल से पाइप को लगाकर कमरे में पानी भर दूंगा और उसके बाद मेरा काम खत्म और मैं बुद्धिमान कहलाऊंगा और मैं सबसे आगे पहला आऊंगा।
और झटपट उसने क्या किया, भाग कर गया, 50 रुपए का पाइप खरीदा, 50 रुपए अपने पॉकेट में डाले और उसके बाद पानी के नल में से पानी में उसको घुसाकर और झटपट पूरे कमरे को पानी से तरबतर करना शुरू किया। यहाँ बिंदिया चिल्लाने लगी, अरे क्या कर रहे हो, सारा सामान भीग रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन सोमू जो है वो बोले, अम्मा शर्त जीत रहे हैं। पिताजी ने जो शर्त लगाई है ना, जो उन्होंने बुद्धिमानी का जांचने का तरीका, वो यही तरीका है। देखो पानी से पूरा कमरा लबालब भर गया, अब तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। तो ननकू आए और खूब हंसे। लेकिन ननकू ने कहा, क्या कहा कि देखो बेटा, पानी से फर्श नीचे का हिस्सा तो पूरा भर गया, लेकिन ऊपर तो पूरा कमरा खाली का खाली है। हमारी तो शर्त थी कि पूरा कमरा जब तक नहीं भरेगा वो अक्ल वाला इंसान नहीं कहलाएगा, तो तुम तो अक्ल वाले नहीं लगे। ननकू ने जब देखा कि पानी से कमरे का फर्श लबालब पानी से भर गया है, तो ननकू ने हाथ जोड़ दिए और कहा, बेटा तुम तो बिल्कुल बुद्धि की बलिहारी हो गए। तुमने तो क्या काम कर दिया, तुमने तो अपनी बुद्धि को लगाया ही नहीं, कमरा गीला किया, चीजों का नुकसान किया और फर्श गीला कर दिया। मेरी शर्त क्या थी, पूरे कमरे को भरने की थी। तुमने तो नीचे नीचे पानी से तर कर दिया, नीचे पानी है लेकिन ऊपर का हिस्सा तो सारा खाली है। तुम्हारा दिमाग भी खाली लग रहा है मुझे। सोमू जो है वो भी मन महसूस के बैठ गया। इतनी सी देर में बुद्धू जो है वो अगरबत्ती लेके घंटी बजाते हुए आ गया कमरे में। और विद्या बोली, ये पूजा का टाइम है क्या, तू पूजा करने में लगा हुआ है। यहाँ दोनों भाई जो हैं बुद्धि का जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तेरे बाबूजी ने बुद्धि की परीक्षा ली है, तू परीक्षा की बात सोच के पूजा से परीक्षा में पास थोड़ी हो जाएगा। तो छोटा बुद्धू क्या बोला, बुद्धू ने कहा, माँ अभी तो 2 ही 3 अगरबत्तियां हैं, मैं बहुत सारी अगरबत्तियां जलाता हूँ। और सारी अगरबत्तियां जलाने के बाद उसने कहा, घंटी तो मैं आप लोग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आपको अपनी ओर खींचने के लिए कर रहा था, बजा रहा था। घंटी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब देखो अगरबत्ती के धुएं से, इतनी सारी अगरबत्तियां एक साथ जला दी उसने और कहा, अगरबत्ती के धुएं से पूरा कमरा देखो धुएं से भर गया। और शर्त क्या थी पिताजी की कि पूरा कमरा भर जाए। तो आपने देखा मैंने पूरा कमरा भर दिया और मैंने कोई पैसे नहीं खर्च किए। पिताजी ये 100 रुपए तो आप लीजिए वापस। घर में थी अगरबत्ती और माचिस और मैंने उसको जलाकर आपकी बुद्धिमानी वाली शर्त पूरी कर दी है। बिंदिया तो अचंभे में पड़ गई, हाय दैया रे दैया, बुद्धू तो सच में अक्लमंद निकल गए, सबसे अक्लमंद निकले। हाँ, कमरा तो पूरा का पूरा धुएं से भर गया। तो छोटे बुद्धू ने कहा, हाँ मैं अगर चाहता तो मैं हवन सामग्री लाकर भी उसका धुआं निकाल सकता था और कमरा भर सकता था, लेकिन मैं पिताजी के पूरे रुपए बचाना चाहता था। विद्या खुश हो गई और खुश होकर बोली, बेटा तूने तो अपने दोनों बड़े भाइयों के कान कतर डाले। दोनों भाई अपने कान छूकर देख रहे थे, कहीं कान तो नहीं कतर दिए हमारे। नहीं, मुहावरा है ये। इसका मतलब है कि दोनों बड़े भाइयों से आगे निकल गया और सबसे बुद्धिमान कहलाया। ननकू खुश हो गया और उसने छोटे वाले बुद्धू को, बुद्धि वाला था इसलिए बुद्धि ही कहना चाहिए उसे, बुद्धिमान को अपने गले से लगा लिया और उसने कहा कि भाई तूने मेरी नाक बचा दी। बिंदिया बोली, अभी तो कान कतर रहे थे, अब नाक भी बच गई। तो नाक बचा ली भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या होता है कि मेरी इज्जत बच गई। मेरे 3 बेटों में से कम 1 बेटा तो अक्ल वाला निकला। फिर बिंदिया ने पूछा, अच्छा बिटवा बताओ कि ये तुम्हें सूझी कैसे। तो बुद्धू ने कहा, अम्मा इसमें क्या बात है, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि चीजों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस चीज तो उतनी ही जगह घेरती है
जितनी उसका आयतन होता है। आयतन मतलब जितनी लंबाई चौड़ाई होती है। अब रुई जितनी थी, बोरी में भर के कितना भी फैला दो, हल्का करके बिखरा भी दो, तो भी रुई उतनी ही जगह घेरती जितनी रुई थी। तो ठोस वस्तु की यही खासियत होती है। और जो द्रव वस्तु होती है, यानी जो बहने वाली वस्तु होती है, जैसे पानी है, तेल है, तो इनको क्या करते हैं, जिस भी जगह डालो, जिस भी बर्तन में रखो, उसमें फैल जाती हैं, चारों ओर फैल जाएंगी, उसका पूरा आकार ग्रहण कर लेंगी, लेकिन उतना ही रहेंगी जितना उनका परिमाण है। परिमाण मतलब जिनका उनकी जितना तेल है या जितना पानी है या जितनी दूध है, वो उसमें उतना ही रहेगा। फर्क क्या होगा कि लंबी चीज में लंबा आकार कर लेगा, चौड़ी चीज में चौड़ा आकार ले लेगा, फैली हुई चीज में फैल जाएगा। लेकिन गैस कैसी होती है? गैस इस प्रकार की चीज होती है जो पूरे बर्तन का आकार ले लेती है। और ये तो पड़ी हुई बात बहुत साधारण थी कि गैसीय वस्तु को, जो गैसीय वस्तु होती है, उसको जहां रखेंगे वो पूरे कमरे का या पूरे बर्तन का या पूरे डिब्बे का जिस जगह रखेंगे उसमें फैलकर पूरा आकार ग्रहण कर लेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका अगरबत्ती का धुआं निकाला और धुआं जो था हवा में पूरा फैल गया, क्योंकि वो धुआं गैसीय रूप था और उसने पूरे कमरे को धुएं से भर दिया और कमरा भर गया। तो ये तो एक साधारण सी बात थी। ये गुण किसका है? सब वस्तुओं का है। ठोस वस्तु का अलग गुण है, द्रव वस्तु का अलग गुण है, गैस वाली वस्तुओं का अलग गुण है। तो मैंने गैस वाली वस्तुओं के गुण के अनुसार ये तरकीब सोच डाली। ननकू बहुत खुश हुआ, बिंदिया भी बहुत खुश हुई, और दोनों बड़े भाई, उन्होंने सोचा, अरे हमने भी तो ये पाठ पढ़ा था, हमारी अक्ल में क्यों नहीं आया? तो अक्ल का सही समय पर इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। आपने अगर कोई चीज जानकारी हासिल की है, कुछ आपको ज्ञात है और आपने पढ़ा है, सीखा है, लेकिन सही वक्त पर अगर उसका प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा? आपका वो काम जो है, आपका सीखा जो है, वो व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए समय पर बुद्धि का इस्तेमाल करना, समय पर चीज के लिए कुछ सुझाई देना और किसी भी समस्या का समय पर हल करना जो है वो बहुत जरूरी है। और कई बार तो हम बातों के झमेले में समस्या को उलझा के और लोगों को उलझा देते हैं। जो आपके बहुत सारे जादूगर हैं, बहुत सारे करिश्मा दिखाते हैं, वो सब भी क्या करते हैं? वो बातों के उलझावे में आपको उलझाते हैं और आपको उलझाकर आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना है। जो जानकारी है उसको सही समय में उसका इस्तेमाल करना है और अपने दिमाग को खुला रखना है, अक्ल का इस्तेमाल करना है। और अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा ऊपर रहेंगे, अव्वल रहेंगे, आगे रहेंगे। और ये संदेश आप सबको दीजिए कि अक्ल का इस्तेमाल करो और हमेशा उत्तरोत्तर उन्नति करते रहो। नमस्कार।